Good evening, everyone. My name is Kashish Vijay, and today I'll be taking meeting on assessment procedure in income tax. I would like to welcome you all for this meeting. I would like to thank CA Vikas sir, CA Vipin Singhal sir, Ishita ma'am for providing me this opportunity. So let's get started with the discussion. तो बेसिकली असेसमेंट प्रोसीजर किसे कहते हैं? असेसमेंट प्रोसीजर के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्जामिन करता है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द रिटर्न्स फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर्स. इट इंश्योर्स कि प्रॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है डिपार्टमेंट की साइड से. इट आइडेंटिफाइज द डिस्क्रिपेंसीज एंड डिटरमाइंस द करेक्ट टैक्स लायबिलिटी. इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ असेसमेंट, की सेक्शंस एंड प्रोसीजर्स इन्वॉल्व, transition to faceless assessment, and considerations while drafting the reply. So before we dive deeper into what are the assessment procedures, what are the relevant sections, we are going to discuss about CBDT or uske different ways. So what is Central Board of Direct Taxes? Central Board of Direct Taxes या CBDT basically board है which governs the entire assessment of the income tax. ये इसके पास पावर होती है कि ये ऑर्डर्स इशू कर सकता है, डायरेक्शंस इशू कर सकता है, टैक्स पेयर्स को रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है. दैट आर द मेन पावर्स ऑफ सीबीडीटी. और जो मैंने नीचे जो विंग्स लिखे हैं, असेसमेंट विंग्स एंड इन्वेस्टिगेशन विंग्स, दे ऑपरेट फुल्ली ऑन द डायरेक्शंस गिवन बाय द सीबीडीटी. सीबीडीटी यहाँ पे कोई पार्लियामेंट्री रोल नहीं निभाता है. इनके पास पावर नहीं है टू मेक द लॉज, टू अमेंड देम, बट केवल डायरेक्शंस ही इशू कर सकते हैं. बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन पे ये सजेस्टिव अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना आंसर प्रोवाइड करते हैं फॉर अ सीमलेस कलेक्शन ऑफ द टैक्स. और ग्रीवियंसेस जो भी है टैक्स पेयर्स की, उसका रेजोल्यूशन ये लोग बताते हैं थ्रू इशू ऑफ द सर्कुलर्स. सो ये था सीबीडीटी. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द असेसमेंट विंग एंड इन्वेस्टिगेशन विंग. बेसिकली दो फंक्शंस में सीबीडीटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड. Assessment wing का function is to check the assessment of the assessee, do the assessment of the assessee, like the scrutiny proceedings or income scaping assessment, and intimations or and all are passed through the assessment wing only. But when we're talking about the raid cases, search cases, then investigation wing plays the role. Assessment wing and investigation wing के अंदर hierarchical level पे काम चलता है. Topmost officers of assessment wing are chief commissioner of income tax, chief commissioner, principal commissioner, followed by commissioner, additional commissioner, joint commissioner, assistant deputy commissioner, income tax officer, tax recovery officer, inspector of income tax. And investigation wing में भी similar level ही होते हैं, except प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की जगह प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल और जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर. तो ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं, दैट आर जेसी, एसीडीसी, आईटीओ, जेडी, एडी और डीडी, दीज आर नोन एज असेसिंग ऑफिसर. जो भी नोटिस वगैरह इशू करने होते हैं, ये असेसिंग ऑफिसर करते हैं. बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहां पे रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द हायर अथॉरिटी. सो हियर जो सीआईटी पीसीआईटी है और सीसीआईटी पीसीसीआईटी है और सिमिलर इन इन्वेस्टिगेशन विंग, इन लोगों के पास पावर होती है इनको डायरेक्शंस इशू करने की, बिकॉज दे रिप्रेजेंट हायर लेवल इन द हायरार्की. प्लस रिविजन ऑर्डर्स या फिर कुछ भी ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड जब एओ रेफर करता है इनको केसेस, देन इन दैट केसेस जो हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी है, दे प्ले द मेन. Powers of CBDT next page पे अपन ने already discuss कर लिया है, but let's go through it once again. The CBDT can issue orders, circulars and instructions to the rest of the chain, that is rest of the officers in the chain, in the hierarchy. It relaxes certain provisions and reduces difficulties faced in the income tax. It passes orders to reduce the genuine hardships faced by assessee, like letting the assessee claim certain deductions. Extending the due date also is one of the relief. CBDT cannot amend the tax laws and cannot add or delete a section.
Next topic here is challenges of jurisdiction of AO. We will discuss it in the later part. Let's first discuss about the power of IT authority. IT authority की क्या powers होती है? तो इसमें सबसे पहला जो है, they can do discovery and inspection. Discovery and inspection of what? They can discover new records. They can inspect your books of accounts. जो documents वगैरह है, they can inspect them. They can enforce oath on any person. समन भी वो इशू कर सकते हैं. समन का बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब होता है? जब भी इन्वेस्टिगेशन केसेस होते हैं तो समन इशू होता है अंडर सेक्शन 131. So under summon, a person is called for personal hearing. He is taken on oath, and also documents and informations are collected, on the basis of which further proceedings are initiated. Plus, IT authority can impound books of accounts. वो books of accounts को जब्त करके रख सकते हैं. Different section में अलग-अलग limits दे रखी है. Also, they have the power to survey with the approval of the higher officer. सर्वे बेसिकली क्या होता है, और बहुत लोगों को सर्वे और सर्च में कंफ्यूजन होता है. सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल. सर्वे बेसिकली कब होता है? जब बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है सर्वे का इज टू चेक द अनडिस्क्लोज्ड इनकम कि है भी या नहीं. इधर अपने को श्योरिटी नहीं होती है कि देयर इज सम अनडिस्क्लोज्ड इनकम. फॉर एग्जाम्पल दे मे बी मिसमैच इन दी रिटर्न एट AIS, या फिर इन्वेस्टिगेशन विंग से अपने को कुछ इंफॉर्मेशन फर्दर मिली है, या फिर कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है जो शायद रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया, या TDS TCS सर्वे बहुत कॉमन है. तो ये टाइप के सर्वे होते हैं. सर्च बेसिकली क्या होती है? सर्च मतलब होती है रेड. रेड कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन विंग करता है. सर्च सर्वे कौन करता है? जनरली असेसमेंट विंग ही करता है. सर्च जो होता है वो जब इट इज श्योर दैट असेसी ने कोई डिफॉल्ट कमिट किया, उसने कुछ फ्रॉड ही किया है, देन इन दैट केस सर्च इज डन, और वो उसका अलग प्रोसीजर होता है. सर्वे इज मच मोर ऑन अ स्मॉलर लेवल. Authorities do not do the surveys on random basis. Obviously यहाँ पे अप्रूवल अपने को रिक्वायर्ड ऑफ हायर ऑफिसर्स. अंडर सर्वे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कैश को जब्त भी कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, बयान ले सकते हैं लोगों का. इधर एंट्री रिस्ट्रिक्शंस भी है, केवल जो बिजनेस आज है उस टाइम पे ही एंटर कर सकते हैं. एक और यहाँ पे वन मोर पॉइंट आई वांट टू मेंशन हियर इज दैट सर्वे में एक और ये पॉइंट एडिशनल है कि सर्वे के अंदर एसेट्स जो है वो जब्त करके नहीं ले जा सकते, अनलाइक सर्च. सर्च के अंदर एसेट्स जो है वो अटैच हो जाती, प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, एसेट सीज हो सकती है. तो यस. नेक्स्ट पॉइंट हियर इज पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है? इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो किसी की प्लेस ऑफ बिजनेस पे, प्रोफेशन पे एंटर कर सकती है और इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकती है. आजकल ये प्रोसेस फिजिकल मैनर में जनरली नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ द फेसलेस असेसमेंट. अपन फेसलेस असेसमेंट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, दैट इज इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट. इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट बेसिकली क्या होता है इसमें कि अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं किया अंडर सेक्शन 139, तो इस सेक्शन के थ्रू उससे बोला जाता है कि फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम. और अगर उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी है, देन इंफॉर्मेशन और अकाउंट्स जो है उससे मांगे जाते हैं बाय द एओ. ये नोटिस इशू करने का टाइम है मैक्सिमम 3 years फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. जनरली जो 142 सबसेक्शन 1 का इंक्वायरी वाला जो नोटिस है, इट इज इशूड अलोंग विद अदर नोटिसेस लाइक स्क्रूटनी असेसमेंट. बिकॉज जब दूसरे नोटिसेस इशू होते हैं तो उस केसेस के अंदर भी डॉक्यूमेंट्स और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मंगवाई जाती है. तो थ्रू 142 सबसेक्शन 1 इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड. Let's discuss about section 142 2A, special audit and inventory valuation. अगर एओ को ऐसा लगता है कि देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने बहुत ही ज्यादा घुमा रखे हैं ट्रांजेक्शन्स को अपने आप में, या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग है जिसके अंदर
क्या उन्होंने वैल्यूएशन रूल, क्या उन्होंने किस रूल से, किस मेथड से उन्होंने ट्रांसफर किया है among the associate enterprises, or when the department completely doubts over the correctness of the books of accounts and transactions, then audit and inventory valuation may be proceeded by the department. However, prior approval required है as usual CIT, CCIT, PCIT, PCCIT का इस केस में भी। यहाँ पे हायर अथॉरिटी CA या CMA को अपॉइंट करते हैं फॉर कंडक्टिंग द स्पेशल ऑडिट। CA या CMA को ऑडिट रिपोर्ट विद इन 90 डेज में सबमिट करनी होती है, बट दिस टाइम लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड टू 180 डेज। इट इज नॉट नेसेसरी कि स्पेशल ऑडिट अपन पूरे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही कंडक्ट करें। इफ द डिपार्टमेंट बिलीव्स कि पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर एरियाज ऑफ द फाइनेंशियल्स पे ही फोकस डालना है, फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर मिसमैचेस है तो स्पेशल ऑडिट कैन बी कंडक्टेड ऑन दैट एरिया ओनली, या केवल एक्सपेंसेस के लिए, तो स्पेशल ऑडिट का स्कोप उस हिसाब से ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन वो डिफाइन होता है। अगर एसएससी स्पेशल ऑडिट में कॉपरेट नहीं करे तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट डिपार्टमेंट कर सकती है। उसको इतने नोटिस इशू कर दिए, उसने कोऑपरेट नहीं किया, या फिर डॉक्यूमेंट्स जिसकी वजह से अपन स्पेशल ऑडिट फर्दर परफॉर्म करेंगे, जिसके थ्रू अपन स्पेशल ऑडिट फर्दर परफॉर्म करेंगे, वो अगर वो नहीं प्रोवाइड करता है तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 144 along with penalty. That penalty generally is around 10,000. Next section is section 143 subsection 1, that is intimation or processing of return. Intimation. Whenever the return is filed by the assessee, then it is processed by Central Processing Center, which is located in Bangalore. So through this center, digitalized or computer way में पूरी जो रिटर्न एसएससी ने फर्निश करी है दैट इज प्रोसेस्ड, जिसका मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव होता है कि कोई भी अरिथमेटिक एरर्स या कोई भी मिस्टेक जो एसएससी ने करी है विच डज नॉट मैच विद द बेसिक इंफॉर्मेशन विच द डिपार्टमेंट हैज, तो थ्रू द प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स वो डिफरेंसेस अपन निकाल सकते हैं, और वो एरर जो है वो सीधा एसएससी को नोटिस उसका भेज सकता है कि दिस यू हैव क्लेम, फॉर एग्जांपल टीडीएस का डिडक्शन एसएससी ने क्लेम किया 25,000 का, और 26 एएस के अंदर आ रहा है कि वो 15,000 का, सो उसको कम क्लेम करना था बट ही हैज क्लेम मोर डिडक्शन, इन दैट केस इंटीमेशन इशू हो जाता है विद द difference of 10,000 basically. So what are the permitted adjustments? Arithmetical error, incorrect claims, disallowance of loss if return file late, return late file करते हैं तो losses are not allowed, और एसएससी ने उसको claim कर लिया, then in that case intimation will be intimation will adjust that loss. और इंटीमेशन अगर कुछ भी डिफेक्ट नहीं है रिटर्न के अंदर देन ऑल्सो इट इज जनरेटेड। इंटीमेशन जैसे इश्यू होता है तो माना जाता है योर फर्स्ट असेसमेंट इज कंप्लीट। बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट असेसिंग ऑफिसर जो इंटीमेशन है वो एसएससी को भेजता है, जो भी डिफेक्ट आया है, जो भी वेरिएंस शो हो रहा है इंटीमेशन के अंदर, उसका रिप्लाई एसएससी को करना होता है विद इन 30 डेज। If no response is furnished by SSC, CPC रिटर्न को प्रोसेस कर देता है। अगर कोई अमाउंट ज्यादा डिमांड बन रही है तो उतना को नोटिस इशू हो जाएगा। रिफंड भी इसमें एक्सीड कर सकता है देन योर ओरिजिनल रिफंड। जनरली इंटीमेशन बहुत ही कम ड्यूरेशन में हो जाता है बिकॉज ये पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम कुछ ही दिनों में हो जाता है प्रोसेस। Next is section 143 subsection 2 which is notice of scrutiny assessment. तो यहाँ पे अपन 143 subsection 2 and 143 subsection 3 दोनों डिस्कस करेंगे। So what is 143 subsection 2 which is notice of scrutiny assessment? डिपार्टमेंट को लगता है that it is necessary to scrutinize the return furnished by the assessee, तो notice of scrutiny assessment यहाँ पे issue होता है। Basically, it is issued within 3 months from the end of the financial year in which the return is filed. Of course, after intimation is made after through processing of return, that is under section 143 subsection 1.
इसमें एक ही पॉइंट नोट करने की है कि 143 सबसेक्शन 2 का जो नोटिस इशू होगा, इट कैन बी इशूड ओनली व्हेन द रिटर्न इज फाइल्ड बाय द एसएससी. अगर इट इज नॉट फाइल्ड बाय द एसएससी तो ये नोटिस नहीं आएगा कभी भी. देन इन दैट केस नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 आ सकता है, which requires you to file the return. In scrutinious assessment, it is not necessary for the officer to scrutinize each and everything in the return in detail. He can also do the assessment based on the red flags. अगर उसको लगता है कि इसमें deduction के अंदर issue है, for example, assessee has claimed deduction under 80G, तो scrutiny assessment का notice आ सकता है. उससे रिकॉर्ड्स, उससे डॉक्यूमेंट मंगाया जा सकता है, जो रिसीट्स वगैरह होगी डोनेशंस की, वो उससे मंगाई जा सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ विच order is issued. Order in the section 143 subsection 3 is to be passed within 12 months from the completion of the relevant assessment year. 12 महीनों के अंदर अंदर जो स्क्रूटनी असेसमेंट है उसको पूरा कंप्लीट करना होता है. नेक्स्ट इज सेक्शन 144, दैट इज बेस्ट जजमेंट assessment. It is issued if SSC failed to furnish return which was required in section 142 subsection 1. It didn't respond to inquiry. Special audit का भी उसने कोई respond नहीं दिया. या scrutiny notice का भी after multiple show cause notices उसने respond नहीं किया है. Then best judgment assessment under section 144 can be done. It can be passed after issuing SCNs and providing reasonable opportunity of being heard. Order under section 144 is to be passed within 12 months from the completion of the relevant assessment year. टाइम लिमिट वैसे तो मैंने आपको मेंशन कर दी है, बट जो 12 मंथ्स वाली टाइम लिमिट है फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, दे आर एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 एंड ऑनवर्ड्स. उससे पहले 21-22 में 9 मंथ्स था और उससे भी पहले 21 मंथ्स था. नेक्स्ट इज इनकम स्केपिंग असेसमेंट. इनकम स्केपिंग असेसमेंट में पूरा प्रोसेस होता है, 3 स्टेप प्रोसेस वी कैन सी. सबसे पहले इसमें होता है सेक्शन 148A. ये क्या होता है? ये नोटिस होता है फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148. बेसिकली इसमें ये होता है कि एओ ये डिटरमाइन करता है कि वेदर द केस इज सुटेबल फॉर डूइंग इनकम स्केपिंग असेसमेंट. फॉर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 इंक्वायरी नोटिस इश्यू होता है बिफोर दैट अंडर सेक्शन 148A, जिसमें एससीएन सर्व होता है टू रिस्पॉन्ड टू द इंक्वायरी, फर्निश सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, जिसके बेसिस पे डिपार्टमेंट ये देखता है कि इन्होंने इनकम, ऐसा कोई इनकम है क्या जो हमसे असेसमेंट के लिए स्केप हो गए, जिसपे हमने ध्यान नहीं दिया और उसका कोई नोटिस पहले फर्दर इशू नहीं हुआ है, तो डिपार्टमेंट को एक एडिशनल इसमें टाइम दिया जाता है. AO will then decide if the assessment as per 148 is fit. Order under section 148A clause D will be passed within 1 month from the reply to the SCN या फिर due date अगर कोई reply नहीं दिया गया है. Next is section 148. अगर ऑर्डर इशू हो जाता है 148A का, डिपार्टमेंट को ये लगता है कि दिस केस फिट्स अंडर इनकम स्केपिंग, तो 148 का नोटिस इशू हो जाता है, जिसमें असेसी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाती है. उसको टाइम दिया जाता है रिटर्न फर्निश करने का विदिन 3 मंथ्स. उसने इवन रिटर्न फर्निश अगर कर भी दी होगी तो उसको रिवाइज रिटर्न फर्निश करने का बोला जाता है अगेंस्ट द नोटिस. पर 148 का नोटिस कुछ कंडीशंस फुलफिल करने के बाद ही इशू किया जा सकता है. सबसे पहला, डिपार्टमेंट के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट. Second is the prior approval of the higher authority is received. Section 148A procedure has been followed and it can be issued within 3 years from the end of the assessment year if the amount of tax evasion is 50 lakhs. Otherwise, the time duration given the department is 10 years to do the assessment. Next is section 147. If any income chargeable to tax has escaped the assessment, the AO can assess or reassess the liability. It is to be completed within 12 months from the end of the financial year in which the notice under section 148 was served.
नेक्स्ट इज अनलिमिटेड टाइम लिमिट टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148। वैसे तो टाइम लिमिट इसका 1 ईयर होता है, सॉरी, वैसे तो इसका टाइम लिमिट 3 इयर्स होता है या फिर 10 इयर्स होता है अगर टैक्स एविजन इज एक्सीडिंग 50 lakhs। बट दो केसेस के अंदर एक्स्ट्रा इन अनलिमिटेड टाइम दिया जाता है। फर्स्ट इज इनकम ऑफ वन असेसमेंट assessee is to be transferred to another. Income from one assessment year is to be transferred to another. Next is section 154, that is rectification of the mistake. Basically, अगर असेसी को ऐसा लगता है कि जो एओ ने ऑर्डर पास किया है इट कंटेन्स मिस्टेक विच इज अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल इनकम जो थी वो 15 लाख थी, बट जो डिपार्टमेंट है जो एओ है उसने ऑर्डर ऑर्डर के अंदर इनकम को बढ़ा दिया है, उसमें 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया फॉर एग्जांपल, या फिर टीडीएस का डिडक्शन उसको 25,000 अलाउ होना चाहिए था विच इज ऑल्सो शोइंग इन 26 AS, तो वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट की डेटा से मैच कर रहा है बट डिपार्टमेंट ने डिडक्शन कम दिया है। तो यहाँ पे जो एसएससी है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है डिपार्टमेंट को फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। यहाँ पे डिपार्टमेंट खुद भी अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि उन्होंने कोई मिस्टेक की अपने ऑर्डर के अंदर तो वो भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। इसका जो टाइम लिमिट होता है वो 4 इयर्स का टाइम लिमिट होता है। The department makes the rectification. It can be done within 4 years from the end of the year in which the order is passed. If request is made by the SSC, the applicant is to the application is to be made within 4 years, and the rectification will be made within 6 months from the date of application. Next is revision of order prejudicial to the interest of the revenue. बेसिकली जो हाई लेवल के ऑफिसर्स रहते हैं वो रिवीजन का ऑर्डर पास कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि जो एओ ने प्रीवियस ऑर्डर पास किया था दैट वाज एरोनियस और इट वाज प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। एओ ने या तो जो फैक्ट्स थे प्रॉपर फैक्ट्स थे वो उसको कंसिडर नहीं किया, ज्यादा इंक्वायरी नहीं करी एसएससी से और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है या फिर एसएससी को छोड़ दिया है, तो जो सीआईटी सीसीआईटी पीसीआईटी पीसीसीआईटी है वो रिवीजन ऑर्डर पास कर सकते हैं इफ उनको लगता है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है। वो इनहांस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं असेसमेंट जो एओ ने किया था। टाइम लिमिट टू पास दिस ऑर्डर इज 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ओरिजिनल ऑर्डर वाज पास्ड। However, CIT, CCIT, PCIT, and PCCIT cannot revise the matter involving the appeal. Suppose अगर एसएससी को जो ऑर्डर पास हुआ था पहले एओ ने जो ऑर्डर पास किया था उसके अगेंस्ट एसएससी अपील में चला गया, तो उस केस में जो सीआईटी सीसीआईटी पीसीआईटी टीसीसीआईटी है वो उन मैटर्स पे रिवीजन पास नहीं कर सकते जिस मैटर्स पे वो अपील में गए। नेक्स्ट इज रिवीजन ऑफ अदर ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ एसएससी। या तो एसएससी खुद एप्लीकेशन देगा सीआईटी सीसीआईटी पीसीआईटी बीसीसीआईटी को, या फिर अगर उनको लगता है कि यहाँ पे एसएससी का इंटरेस्ट इफेक्ट हुआ है, एसएससी के साथ बेसिकली गलत हुआ है, तो उस केस में वो रिवीजन ऑर्डर पास कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम जो दिया होता है वो 1 ईयर का दिया होता है बेसिकली। ये ऑर्डर कभी भी एसएससी के एसएससी का अनफेवर नहीं करेगा, या तो न्यूट्रल ऑर्डर पास होगा या फिर एसएससी के लिए फायदेमंद ही होगा, जो एसेस्ड इनकम है वो कम हो जाएगी। बस इसमें दिक्कत ये है कि अगर वो रिविजन एसएससी जो एप्लीकेशन देता है फॉर रिविजन ऑफ द ऑर्डर, देन इन दैट केस वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में कभी नहीं जा सकता है। तो ये वाला रिवीजन का स्टेप जो है अगर एसएससी खुद एप्लीकेशन कर रहा है तो इट इज ओनली फेवरेबल जब जो टाइम लिमिट है अपील की वो लैप्स हो चुकी है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो वो इधर जा सकता है। बिकॉज अपील में तो क्या होता है ना कि एक बार आप अपन अपील में चले गए, सीआईटी ने रिजेक्ट कर दिया, तो वी कैन गो टू आईटेट एंड अदर हायर लेवल्स ऑफ दी hierarchy which is high court and supreme court। बट यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट ने मना कर दिया रिवीजन करने से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपील में भी नहीं जा सकते।
Assessee can either prefer an appeal or can apply for this revision. Both of these remedies will not be available to the assessee simultaneously, even if it pertains to different matters. Next is section 156, that is demand notice. Where any interest, penalty, or other sum is payable by the assessee, a demand notice is passed after the assessment order is passed. The assessee shall pay the amount within 30 days from the date of the receipt of the notice. If the assessee fails to make the payment, then recovery proceedings will be initiated. Next here is search and seizure, that is raid. रेड क्या होती है बेसिकली? रेड जो है वो ऑथराइज कौन करता है? पीसीसीआईटी, सीसीआईटी, पीडीजीआईटी, डीजीआईटी, पीसीआईटी, सीआईटी, पीडीजीआईटी एंड डीआईटी. It can be initiated once notice under section 142 subsection 1 या फिर समन इशू हो गया है और आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं किया, या अगर हम इशू करते हैं तो आप उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते, डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द एसोसिएट. पर्सन ने अपनी एसेट्स को या आर्टिकल्स को डिस्क्लोज नहीं किया है तो उस केस में सर्च इनिशिएट हो जाती है. ऑफिसर जो है सर्च के लिए पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प ले सकते हैं. इसमें ऑफिसर्स को खुली सीज कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी वो सीज कर सकते हैं, बट वो स्टॉक एंड ट्रेड को सीज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर स्टॉक एंड ट्रेड को सीज कर लिया तो एसएससी का बिजनेस भी बंद हो जाएगा. वैल्यूएशन वो करवा सकते हैं एसेट्स का. नेक्स्ट है प्रिजम्पशंस अंडर सर्च. व्हाट आर द प्रिजम्पशंस? सर्च करते तो डिपार्टमेंट वाले क्या अज्यूम करके चलते हैं कि जब सर्च के दौरान कुछ भी उनके प्रीमाइस पे मिला तो इट विल बी अज्यूम्ड, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट इट बिलोंग्स टू द पर्सन ओनली. जो भी डॉक्यूमेंट अगर सपोज मिला तो उस डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी लिखा है वो है, जो साइन किया है वो उसी का साइन है, तो हार्श अजम्पशंस लिए जाते हैं ड्यूरिंग सर्च. तो यहाँ पे जो एसएससी है उसको प्रूफ करना होता है कि he is not wrong. Now, how do assets seized are used to pay the liability? When the department has seized the asset and assessee is able to explain the nature of the asset along with the source of acquiring such asset, he can file the application to AO for release of such assets within 30 days from the end of the month in which the asset was seized. अगर AO को लगता है कि जो एसेट है वो एक्सप्लेन एसेट है, उसने सफिशिएंट रीजन प्रोवाइड कर दिया है, तो आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द हायर अथॉरिटी उसको वो रिलीज कर देंगे आफ्टर डिस्चार्जिंग द लायबिलिटीज ऑफ द एसएससी या फिर उसकी डिमांड. इन केस ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स, जो मनी जब्त किया होगा डिपार्टमेंट वालों ने, इट विल बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी, देन रिमेनिंग एसेट्स जो है उसको यूज किया जाएगा. If after discharge of all the liability, if still amount remains, then it will be returned to assessee along with interest of 0.5% per month. Next is faceless assessment. तो अब डिपार्टमेंट जो भी assessments कर रहा है, that is conducted in the faceless manner, except search and raid cases, वो physical manner में ही conduct होंगे. तो what are the centers under the faceless assessment? National Faceless Assessment Center. It facilitates the conduct of faceless assessment in a centralized manner. Assessment Unit. It functions for making the assessment, seeking information, and analysis of the materials furnished by the assessee. Verification Units. Verification perform करता है, inquiry perform करता है assessee से, books of accounts को examine करता है. Technical Unit. टेक्निकल यूनिट बेसिकली टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं असेसमेंट यूनिट्स को, जैसे वैल्यूएशन करवाना या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग की कैसे एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में ट्रांजैक्शन की वैल्यू निकलेगी वो डिटरमाइन करना, आईटी रिलेटेड असिस्टेंस या डेटा एनालिटिक्स असिस्टेंस. तो ये सब सर्विसेज वो असेसमेंट यूनिट को प्रोवाइड करते हैं. वेरिफिकेशन यूनिट भी, अगर असेसमेंट यूनिट चाहता है फॉर वेरीफाइंग सर्टेन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन तो वो वेरिफिकेशन यूनिट को केस रेफर कर सकता है. डायरेक्टली नहीं करेगा, थ्रू एनएफएसी ही करेगा. लास्ट इज रिव्यू यूनिट. दिस यूनिट परफॉर्म्स द रिव्यू of the income determination proposal. Now, what is the purpose of the faceless assessment? The purpose of faceless assessment is to bring more transparency, efficiency, and accountability to the tax assessment procedure by eliminating the physical interface
between the taxpayers and the tax official. And its main reason, faceless assessment का main reason क्या है? Corruptions को हटाना. Next है process of faceless assessment. तो सबसे पहले नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर जो केस है वो असाइन करेगा टू असेसमेंट सेंटर विच इज ऑल्सो फेसलेस थ्रू ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम. जो एयू है दैट असेसमेंट यूनिट जो है इट विल मेक द रिक्वेस्ट टू द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर कंडक्टिंग द वेरिफिकेशंस फ्रॉम वेरिफिकेशन यूनिट या फिर कोई टेक्निकल असिस्टेंस उनको चाहिए वैल्यूएशन वगैरह करवाना है तो केस रेफर हो जाएगा टू टीयू डायरेक्टली थ्रू एनएफएसी. NFAC shall serve the notice to assessee for additional information and documents. अगर कुछ मंगाना होगा assessee से NFAC वो डॉक्यूमेंट लेगा, नोटिस डालेगा पहले पोर्टल पे, नोटिस का रिस्पॉन्स assessee करेगा, जो भी रिस्पॉन्स assessee को आया NFAC के पास जाएगा, which will be further transferred to AU. On the basis of information, evidence and relevant documents, AU shall prepare a draft order and convey the same to the NFAC. NFAC shall convey to AU to prepare the final order and initiate the penalty proceedings. Assessment order along with the demand notice is to be communicated to the assessee via the online portal only. Last step, last topic here is consideration while drafting the reply. First consideration, letterhead and basic information. Always, it is very necessary to draft the reply on the assessee's letterhead. It should also include name, PAN, address, assessment year, mobile number and email ID if required. Next is while drafting the reply, it is necessary to address officer's designation and his jurisdiction. So it should be addressed to the officer. Next is that notice reference details. Like जिस notice के against आप reply कर रहे हो उसका reference you have to mention. For example, notice number, this date of issue of such notice, relevance section क्या है और assessment year क्या है वो अपन reference में डालेंगे. Starting में reply क्या है. Next is section wise legal references. Relevant sections को कोड करके चलना है. Where relevant case laws को कोड करके चलना है. Case laws बहुत ही important होता है. Case laws रेफर करनी चाहिए. Judicial support case laws जो मैंने अभी आपको बताया. Next is point wise structured reply. Avoid bulky paras. Draft reply in clear bullet points. Separate each issue with headers. Next is attachments and evidence. Annexures attach करने हैं अपने को reply के बाद में to support what we are saying in the reply. Like for example, अपन label करके चल सकते हैं annexure A, sales ledger, bank statement, 26 years. और जिन केस में अपन अपना रिप्लाई लेट जा रहा है या फिर अपन लेट रिप्लाई करेंगे तो अपन एडजॉर्नमेंट सीक कर सकते हैं इफ वी नीड मोर टाइम. बट दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. जनरली 2 से 3 बार का जजमेंट डिपार्टमेंट अलाउ कर देता है. फॉर एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं वी रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट अ जजमेंट ऑफ 7 days टू कलेक्ट नेसेसरी डेटा. वी अश्योर सबमिशन ऑन और बिफोर सो एंड सो डेट. तो दिस वाज द बेसिक कंसिडरेशंस. इसमें एक पॉइंट रह गया दैट इज ज्यूरिसडिक्शन का चैलेंज करना. बेसिकली जब भी नोटिस रिसीव होता है फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू इज वी शुड चेक द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर. सपोज अपना प्लेस ऑफ बिजनेस ही मुंबई में है, वही रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस ही मुंबई में है और मुझे राजस्थान का एओ अगर नोटिस भेज रहा है तो इट इज नॉट राइट. उसका जुरिस्डिक्शन अपन चैलेंज कर सकते हैं. इस केस के अंदर जो नोटिस है उसको इनवैलिड ही माना जाता है बिकॉज ही डजंट हैव द पावर टू इशू यू द नोटिस. एक बार अपन उसका ग्लैंस देख लेते हैं. Assessee can challenge the jurisdiction of AO within specified time limit. अब इसकी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट क्या है? अगर रिटर्न जो है वो
फाइल हो गई है, तो उस केस के अंदर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग सच नोटिस या फिर बिफोर द असेसमेंट इज कंप्लीटेड विच एवर इज अर्लियर, वो जुरिस्डिक्शन चैलेंज कर सकता है। लेकिन अगर रिटर्न फाइल नहीं हुई है तो उसको नोटिस रिसीव हुआ होगा फॉर फाइंडिंग द रिटर्न, या फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वगैरह का नोटिस है फॉर एक्सप्लेनिंग द रीजन वाई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट शुड नॉट बी डन, तो उसका उसमें जो डेट मेंशन होगी विच एवर ऑफ द डेट्स आर अर्लियर, उस टाइम तक अपन जुरिस्डिक्शन जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से असेसमेंट प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग।